दोस्तों आज के दिन का ये पहला वीडियो है और यकीन मानो आज के दिन की सबसे बड़ी रिपोर्ट यही होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, मैं शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन आज इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बहुत आसान भाषा में और कम समय में मिलती रहेगी। शेयर करने को भी नहीं बोलता हूं, सब्सक्राइब करने को भी ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन आज आप शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बड़ी खबर गाजा से आ रही है। गाजा के अंदर हमास ने इजरायली सेना को तहस नहस करके रख दिया है। इजराइल के 21 सैनिक एक ही झटके में खत्म हो चुके हैं। सैकड़ों सैनिक एक ही झटके में घायल हो चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस में दहशत फैल चुकी है। 100 से ज्यादा बचाव इकाइयां गाजा के अंदर इजराइल की पहुंच चुकी हैं। इजरायली सेना को हमास ने एक झटके में तहस नहस करके रख दिया है। दरअसल पूरी रिपोर्ट यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एक ब्रिगेड गाजा के अंदर सुरंग में जो घुसी थी, आपको बताया था ना कि एक सुरंग पकड़ी है इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास की। जो ब्रिगेड उस सुरंग में घुसी थी, वही ब्रिगेड उस सुरंग के पास के 2 घरों में आराम कर रही थी। आपको अगर याद हो तो परसों की वीडियो में मैंने ये जानकारी दी थी कि इजराइल की सेना ने हमास की जो सुरंग पकड़ी है, उस सुरंग का मुंह जो है वो खान यूनिस के अंदर, गाजा के अंदर हमास के नेता के घर में जाकर खुलता है। यह सुरंग जो है वो बारूदी सुरंग थी, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस उसकी जांच नहीं कर पाई। 2 घरों में इजराइल की सेना आराम कर रही थी कि अचानक से दोनों घरों में ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों घर जमींदोज हो गए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो सैनिक उसके अंदर मौजूद थे, उनमें से 19 सैनिकों की एक झटके में मौत हो गई। ब्लास्ट होने के बाद, मकानों के गिरने के बाद जब अफरा तफरी मची, भगदड़ मची वहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस में, तो उसके बाद हमास ने रॉकेट छोड़ दिया। उस रॉकेट छोड़ने की वजह से 2 और सैनिक मारे गए। यह कोई अफवाह नहीं है, ना ही हमास की तरफ से दी हुई जानकारी है, बल्कि इस बात की जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई है। डेनियल हगारी जो इजराइल के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सामने आकर इस बात को कंफर्म किया है कि हमारे तकरीबन 22 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, साथ ही साथ 50 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। डेनियल हगारी ने सामने आकर स्टेटमेंट दिया कि हमने मरे हुए इजरायली सैनिकों के परिवार वालों को इंफॉर्मेशन दे दी है। जो खबरें आ रही हैं कि इतने सैनिक मारे गए हैं, यह बिल्कुल सही है और हम इसके गवाह हैं कि हां, इतने सैनिकों की मौत हुई है। दोस्तों, इजराइल के ये सैनिक कल मारे गए थे, लेकिन कल से अब तक इजराइल की फोर्स की तरफ से मरे हुए सैनिकों के परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई थी। डेनियल हगारी ने कहा कि जब तक हम हर खबर को सही से क्लियर नहीं कर लेते, तब तक हम परिवार वालों को सूचित नहीं करते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते हैं। लिहाजा 21 सैनिक मारे गए हैं, अब इसकी जानकारी हमने परिवार वालों को दे दी है। आगे इसने कहा कि युद्ध की भारी और बहुत भारी कीमत होती है। हमारे सैनिकों ने अपने प्यारी चीज, अपनी जान का बलिदान दिया है ताकि हम लोग यहां पर सही से सुरक्षित रह सकें। तो यह खबर बिल्कुल कंफर्म है, और इसके बाद अब हड़कंप समझ गया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस में। तकरीबन 100 बचाव इकाइयां गाजा के अंदर इजराइल की पहुंच चुकी हैं, जो मलबे को हटा हटाकर उन सैनिकों की लाशों को निकाल रही हैं। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को ये जो एक झटके में इतनी बड़ी चोट लगी है, इसके बाद खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि इजराइल का प्रशासन अब झुक गया है। सीजफायर की मांग जो हमास कर रहा है अपनी शर्तों को लेकर, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, हालांकि अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन इजराइल के प्रशासन का यह कहना है कि आप इजराइल के कैदियों को छोड़ दें, उसके बदले में हम 2 महीने का सीजफायर करने के लिए तैयार हैं। 2 महीने के सीजफायर के लिए इजराइल राजी हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमास 2 महीने के सीजफायर के लिए राजी होगा। हमास ने अपनी शर्तें रखी हैं कि पूरी तरह से युद्ध विराम हो, इजराइल अपनी सेना को गाजा से समेटे। 3-4 शर्तें जो मैं आपको कल बता चुका हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमास 2 महीने की सीजफायर के लिए राजी होगा, क्योंकि इजराइल अपने बंधकों को अगर घर वापस ले आता है तो उसके बाद इजराइल जो चाहेगा वो करेगा गाजा के साथ। अभी जो दबा हुआ है इजराइल, वो बंधकों की वजह से ही दबा हुआ है, वरना इससे भी बड़े बड़े हमले वो करता। वहीं दोस्तों, नेतन्याहू की हालत खराब हो चुकी है। नेतन्याहू के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी की जा रही है इजराइल के अंदर, और अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू बहुत लंबा जाएगा। आइए अब यमन की तरफ चलते हैं। यमन के ऊपर 6 देशों ने मिलकर रात फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड, इन 6 देशों ने मिलकर, इनकी वायुसेना ने मिलकर यमन के ऊपर बमबारी की है। यमन की राजधानी सना, शहर ताइज, अलबायदा और हज्जा, इन 4 जगहों पर इन 6 देशों की वायुसेना ने भयानक बमबारी की है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है।
अमेरिका ने बताया कि हमने यमन के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर यमन ने अपने खतरनाक हथियारों को रखा हुआ था। अंडरग्राउंड कुछ ऐसी सुरंगों को भी हमने टारगेट करके निशाना बनाया और वहां पर बमबारी की जहां पर यमन के लोगों ने अपने हथियारों को छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अभी तक इन हमलों के बाद यमन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन यमन के जो लोकल सूत्र हैं उनके मुताबिक इन 6 देशों ने जो हवाई बमबारी की है वो सिर्फ खाली स्थानों में की है। इससे हुतीज के किसी भी हथियार को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हुतीज ने अपने हथियारों को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि इनकी पहुंचने की औकात नहीं है। पहले भी मैं आपसे यह बात कह चुका हूं कि हुतीज ने 8-9 साल लगातार सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देशों की बमबारी झेली है। कई सारे देश मिलकर एक साथ बमबारी करते थे जैसे अब कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यमन वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है और उसने सारे हथकंडे सीख लिए हैं अपने हथियारों को छुपाने के, अपने आप को बचाने के। दोस्तों, जब सऊदी अरब कई देशों के साथ मिलकर बमबारी करता था तो उस दौरान यमन के लोगों ने कितने इनके एयरक्राफ्ट को मारा था, सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। यह लिस्ट जारी की गई थी यमन की तरफ से, किन किन देशों के कौन कौन से एयरक्राफ्ट को यमन के हुतीज ने उन 8 सालों के दौरान मार गिराया था, सारी लिस्ट जारी की गई है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े देश और कितने बड़े बड़े उनके एयरक्राफ्ट हैं। तो उस वक्त जब यमन कमजोर था उस वक्त उन्होंने इतने सारे एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। आज तो यमन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। भले ही छोटा है, गरीब है, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा है। फिलहाल इस हमले के बाद यमन के हुतीज ने अमेरिका के एक कार्गो जहाज पर अटैक किया और यह जानकारी खुद यमन की तरफ से दी गई है। अगर अमेरिका और उसके पिट्टू देशों ने यमन के हथियारों पर अटैक करके उसको तबाह कर दिया होता तो क्या यमन ये अटैक करता? कार्गो जहाज पर अटैक किया है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, लाल सागर में। लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं भैया वो अटैक हमारे ऊपर नहीं हुआ था, लेकिन ये कंफर्म हुतीज की तरफ से किया गया कि अटैक हुआ है। तो ये अमेरिका अपने कई सारे पिट्टू देशों के साथ इजराइल की खातिर यमन के ऊपर हमले कर रहा है। भाई यमन तो साफ कह रहा है ना कि हम किसी और देश के जहाज को नहीं छेड़ेंगे, फिर इजराइल की खातिर आखिर अमेरिका वहां पर पंगे क्यों ले रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल आज दुनिया में उठ रहा है। दोस्तों, जिन 6 देशों की वायुसेना ने हमला किया है यमन के ऊपर, उसमें से बहरीन का नाम भी है। बहरीन मुस्लिम देश, वो भी यमन के ऊपर हमले कर रहा है। वहीं दोस्तों, कल शाम मैंने आपको एक खबर दी थी कि इजराइल के विदेश मंत्री ने, मतलब इजराइल ने ही एक प्रस्ताव यूरोपीय संघ में पेश किया। उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए हमारा इरादा ऐसा है कि हम एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाएंगे फिलिस्तीनियों के लिए और फिलिस्तीनियों को वहां पर बसा देंगे समुद्र के अंदर, और यह उनकी जन्मभूमि हो जाएगी, मातृभूमि हो जाएगी, होमलैंड हो जाएगा। यह प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन के सामने रखा था। इस प्रस्ताव को देखकर यूरोपीय यूनियन भी हैरान रह गया है कि इजराइल ये क्या बात कर रहा है। जमीन फिलिस्तीनियों की, मकान फिलिस्तीनियों के, सब कुछ उनका, और इजराइल उनको कहीं अलग द्वीप पर बसाने की बात कर रहा है। अरे भैया, हालत देखिए क्या हो चुकी है गाजा के अंदर। इजराइल क्या उनको कहीं दूसरी जगह बसाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ही जरूरत ना पड़ जाए कहीं दूसरी जगह बसने की। दोस्तों, यकीन मानो नेतन्याहू का यह बस आखिरी टाइम है। नेतन्याहू इसके बाद कुर्सी पर कभी नहीं बैठ सकता। इजराइल के अंदर एक सर्वे हुआ, हमास ने जो 4 शर्तें रखी हैं उन 4 शर्तों को इजराइल के अंदर 51.3% लोग मानने के लिए तैयार हैं। 51.3% लोगों का यह मानना है कि हां, इजराइल को हमास की इन शर्तों को मान लेना चाहिए और सीजफायर का ऐलान करना चाहिए ताकि हमारे बंधक वापस आ सकें। लेकिन भाई साहब, वही है ना, भौकाली का नशा आज भी इसके सर पर सवार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।